हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग डीएसओ यानी के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी की बीपीएससी द्वारा 3 अगस्त 2025 को आयोजित करवाई गई परीक्षा के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में प्रश्नों का स्तर काफी अच्छा है तथा इसी पैटर्न के प्रश्नों के 71वीं बीपीएससी पीटी में पूछे जाने की प्रबल संभावना है और हो सकता है कई क्वेश्चन को 71वीं बीपीएससी पीटी में रिपीट भी कर दिया जाए। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। पहला प्रश्न है, ए बी और के की माँ है तो ए बी और के की माँ है और डी ए का पति है और ई जो है वो डी का कोई भाई है जिसका नाम एक्स मान लेते हैं, उसका पुत्र है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ए का ई से क्या संबंध है, तो ए ई की चाची है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या को चुनें। यहाँ पर एक पैटर्न को फॉलो किया गया है। 6 गुना 7 प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 54, ये मिडिल वाला पार्ट। उसी तरह से 8 गुने 4 प्लस 12 प्लस 7 हो जाएगा 51। तो यहाँ पर होगा 9 गुने 5 प्लस 14 प्लस 9, 9 5 ज़ा 45 प्लस 14 प्लस 9 23, तो हो जाएगा 68। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें n के इकाई स्थान पर क्या होगा वो पता करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 0। देखिए, 4 के पावर का पैटर्न 4 और 6 के पैटर्न में दोहराता है। यदि पावर विषम संख्या है यानी कि ऑड है तो उसका इकाई अंक पर 4 होगा और यदि सम संख्या है यानी कि इवन है तो उसके इकाई अंक पर 6 होगा। यहाँ पर 4 के पावर पर ऑड संख्या है तो इसके इकाई अंक पर 4 होगा। यहाँ पर 625 का पावर 317 दिया हुआ है तो 5 का पावर कोई भी संख्या हो उसके अंत में 5 आता है और यहाँ पर 313 का पावर 49 दिया हुआ है। 3 के पावर्स का अगर पैटर्न चेक करेंगे तो उसका पैटर्न होता है 3, 9, 7 और 1। इसी पैटर्न को बार बार दोहराता है। तो अगर रिपीटेशन चेक करेंगे तो यहाँ पर 3 का पावर 49 के इकाई अंक पर 3 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुने 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 60, तो इसके इकाई अंक पर 0 होगा। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, तो यहाँ पर पहले पंक्ति में 54 माइनस 40 इज इक्वल टू होगा 14 और 14 गुने 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 56। दूसरे पंक्ति में 68 माइनस 57 हो जाएगा 11 और 11 गुने 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 44। तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो तीसरे पंक्ति में हो जाएगा 47 माइनस 39 8 होगा और 8 गुने 4 हो जाएगा 32। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रानी और सरिता ने एक्स स्थान से यात्रा शुरू की। रानी पश्चिम की ओर गई और सरिता उत्तर की ओर गई। तो एक्स स्थान है, रानी जो है वो पश्चिम की ओर गई और सरिता उत्तर की ओर गई। दोनों एक गति से यात्रा कर रही थी। कुछ समय बाद दोनों अपने बाएं मुड़ गई। तो रानी बाएं मुड़ी और सरिता भी बाएं मुड़ गई। दोनों अपने बाएं मुड़कर कुछ कदम चली और यदि वे फिर अपने बाएं मुड़ती हैं तो ये दोनों फिर से अपने बाएं मुड़ती हैं, तो इस डायरेक्शन में मुड़ेगी। तो रानी और सरिता के चेहरे एक्स के सापेक्ष में किस दिशा में होंगे, तो एक्स के सापेक्ष में रानी का चेहरा पूर्व की ओर है, मतलब कि ईस्ट की तरफ है, और सरिता का चेहरा दक्षिण की ओर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 अंकों 1, 2, 3, 4, 5 में से अंकों की पुनरावृत्ति के बिना 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर इकाई अंक में हमारे पास 5 अंक है और यहाँ पर पुनरावृत्ति की मनाही है, इसलिए दहाई के स्थान पर उपयोग किए गए अंक को इकाई के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए इकाई के स्थान को भरने के लिए शेष अंक 4 होगा और उसका फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं की संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा दहाई के स्थान के भरने के तरीके गुने इकाई के स्थान के भरने के तरीके। तो 5 गुने 4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 अंकों में से अंकों की पुनरावृत्ति के बिना 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 20 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इनर सर्किल में कुछ नंबर दिया हुआ है और आउटर सर्किल में 2 नंबर दिया हुआ है और यह बहुत इजी है। 3 + 4 7 के बराबर होगा, यानी कि
आउटर सर्किल में जो नंबर है उसका योग अपोजिट साइड में जो नंबर दिया हुआ है उसके बराबर होगा। 3 + 4 = 7। उसी तरह से 1 + 5 = 6 होगा। 3 + 2 = 5, 3 + 1 = 4, 2 + 3 5, 2 + 7, तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क जहाँ पर है, तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9। 2 + 7 9। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है, माइनस का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ घटाना है, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे पहले ऑप्शन को। 46 + 6 भाग की जगह पर -4 और माइनस की जगह पर ×5 डिवाइडेड बाई 3। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 74 के बराबर नहीं है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो 46 माइनस की जगह पर हम लोग गुना का निशान लेंगे, 46 × 6, प्लस की जगह पर डिवीजन का निशान लेंगे, डिवाइडेड बाई 4, गुना की जगह पर प्लस +5 -3। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 71 के बराबर आ जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में यहाँ पर बी दिया हुआ है। नेक्स्ट है, दोस्तों का एक समूह एक अष्टकोण के कोने पर एक एक करके बैठा है। सभी का मुख केंद्र की ओर है। महिमा रामा के तिरछे विपरीत बैठी है जो कि सुषमा के दाईं ओर है, और रवि सुषमा के बगल में है और गिरधर के विपरीत है जो कि चंद्रा के बाईं ओर है। सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं है बल्कि शालिनी के विपरीत है, तो शालिनी के दाईं ओर कौन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। महिमा रामा के तिरछे बैठी है, तो यहाँ पर महिमा है और इसके तिरछे में रामा है, ठीक है, जो कि सुषमा के दाईं ओर है, तो रामा सुषमा के दाईं ओर है। रवि सुषमा के बगल में है, तो ये रवि हो जाएगा, और गिरधर के विपरीत है, तो यहाँ पर गिरधर हो जाएगा, जो चंद्रा के बाईं ओर है। तो गिरधर जो है वो चंद्रा के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर चंद्रा हो जाएगा। सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं बैठी है, दाईं ओर यहाँ पर सावित्री नहीं है, तो यहाँ पर शालिनी हो जाएगा और यहाँ पर सावित्री हो जाएगी। और पूछ रहा है कि शालिनी के दाईं ओर कौन है, तो शालिनी के दाईं ओर रवि है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रवि। नेक्स्ट है, यदि किसी शब्द, ये शब्द दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है पहले 4 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखे जाएं, तो पहले 4 अक्षर को हम लोग उल्टे क्रम में लिखेंगे, PPIH। उसके बाद बोल रहा है अगले 5 अक्षर को बिना क्रम बदले लिखे जाएं, तो अगला 5 अक्षर हो जाएगा NOWAD। उसके बाद बोल रहा है शेष अक्षर फिर से उल्टे क्रम में लिखे जाएं, तो शेष अक्षर हो गया IASM, तो ये हो जाएगा MSAI। तो नया शब्द बनेगा PIHNOWAD MSAI। अब बोल रहा है तो कौन सा अक्षर शब्द के मध्य में होगा। यहाँ पर कुल 11 अक्षर हैं। पूछ रहा है कि इसके मध्य में कौन सा होगा। छठवां अक्षर जो कि O है वो मध्य में होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 46,878 विदेशी छात्र हैं, जिनमें 28% नेपाल से हैं और 6.7% छात्र अफगानिस्तान से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वाधिक विदेशी छात्र नेपाल से हैं, 28%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। पहला कथन है 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 97% घरों में बिजली है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है 96% घरों में बैंक या डाकघर खाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और नेक्स्ट है 83% घरों में शौचालय की सुविधा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये चारों कथन सही है। आप लोग इन सभी फैक्ट्स को याद करेंगे, क्योंकि हो सकता है बीपीएससी में किसी एक स्टेटमेंट को लेकर के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है, तो ब्लू इकोनॉमी का अर्थ महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का द्वीप समूह है।
नेक्स्ट है भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैत्री सेतु पुल जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है, ये त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है और ये फेनी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड सदस्य नहीं है? क्वाड यानी के क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसमें यूनाइटेड किंगडम शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वाड देश में यूनाइटेड किंगडम शामिल नहीं है। नेक्स्ट है भारत क्यों मायने रखता है? पुस्तक के लेखक कौन है? यानी के वाई भारत मैटर्स, इस पुस्तक के लेखक भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत क्यों मायने रखता है, इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस जयशंकर हैं। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ? संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक भारत और सऊदी अरब के मध्य हुआ था और इसके पहले संस्करण का आयोजन राजस्थान के महाजन में हुआ था। तो सदा तंसीक का आयोजन राजस्थान के महाजन में हुआ था और ये भारत और सऊदी अरब के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं यानी कि रेयर अर्थ मेटल्स में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में किया जाता है? तो रेयर अर्थ मेटल्स 17 धात्विक तत्वों का समूह है जिसमें 15 लेंथेनाइट्स के अलावा स्कैंडियम और येट्रियम भी शामिल है। इसमें रेडियम शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जबकि सीरियम, स्कैंडियम और लैंथेनम ये तीनों दुर्लभ मृदा धातु है। नेक्स्ट है वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिक्स किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेनमार्क। और ओजेम्पिक का उपयोग मुख्यतः टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में होता है। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिंग लिरेन को। ऑप्शन ए। दिसंबर 2024 में डी गुकेश चाइना के डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने। नेक्स्ट है सिंधु जल संधि 1960 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ये संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच लाहौर में हस्ताक्षरित की गई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच लाहौर में नहीं कराची में साइन की गई थी। नेक्स्ट है इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी। तो ये स्टेटमेंट सही है। सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों पर जल उपयोग के अधिकारों को वर्गीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भारत के अन्यन और अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित है। वहीं पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित है, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब के भारत के द्वारा इन नदियों के प्रवाह में परिवर्तन किए बिना घरेलू उपयोग, नौवहन, बाढ़ नियंत्रण, कृषि और जल विद्युत उत्पादन जैसे विशिष्ट गैर उपभोग्य उद्देश्य के लिए सीमित अनुमति दी गई है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जबकि भारत को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पर जल विद्युत संयंत्र बनाने की अनुमति दी गई है, लेकिन भंडारण और जल मार्ग में परिवर्तन प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है अस्थाई सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान से एक एक आयुक्त होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 सही है। और सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में हुआ था। नेक्स्ट है भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे? एक्सियोम 4 मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे, जिसमें भारत से शुभांशु शुक्ला, संयुक्त राज्य अमेरिका से कमांडर पेगी विटसन, पोलैंड से सलावोज उजानस्की थे और हंगरी से टिबोर कापू थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 3 और 4 सही है। एक्सियोम 4 मिशन में भारत, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। नेक्स्ट है इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो इसरो के पहले सौर मिशन का नाम
आदित्य L1 है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा और इसे 2 सितंबर 2023 को PSLV C-57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 19वां नाम शिखर सम्मेलन युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया था और 19वें नाम शिखर सम्मेलन का विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था। नेक्स्ट है किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है भारत का निकासी अभियान और दूसरे तरफ है संबद्ध देश। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए, ऑपरेशन अजय इजराइल के लिए और ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान से भारतीयों के निकासी के लिए चलाया गया अभियान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन से है, ऑपरेशन कावेरी का संबंध सूडान से है, ऑपरेशन अजय का संबंध इजराइल से है और ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध अफगानिस्तान से है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड का भी उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी? तो फ्रेंच ओपन 2025 की प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कोको गफ थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और इन्होंने एरिना सबलेंका को हराया था। फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता की महिला एकल की विजेता कोको गफ थी और इन्होंने एरिना सबलेंका को हराया था और कोको गफ अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है और इन्होंने जैनिक सिनर को हराया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? यूक्रेन के साथ 7 देश अपनी सीमाएं साझा करते हैं। बेलारूस, हंगरी, मोल्डोवा, पोलैंड, रोमानिया, रशिया और स्लोवाकिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है हॉर्मुज जलडमरूमध्य निम्नलिखित में से किस किस खाड़ी के बीच स्थित है? तो हॉर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट है 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी कि इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा की? तो वर्ष 2024 में नाइजर के साथ माली और बुर्किना फासो ने इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 और 4 सही है। यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। और इकोवास एक 15 पश्चिमी अफ्रीकी देशों का एक क्षेत्रीय समूह है जिसकी स्थापना 1975 में लागोस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात 919 है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात 919 है। वहीं बिहार का बाल लिंग अनुपात 935 है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ है सीमा चिन्ह और दूसरे तरफ है प्रसिद्ध है। दिल्ली मेट्रो भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो है। तो ये सही है। दिल्ली मेट्रो ने मेजेंटा लाइन पर दिसंबर 2020 को भारत की पहली चालक रहित मेट्रो सेवा शुरू की थी। नेक्स्ट है बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है।
जबकि बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज की लंबाई 5.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है एकता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। तो यहाँ पर 2 युग्म सही है, 1 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2 युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट है डेटा सेंटर मुख्य रूप से कार्य करता है। तो डेटा सेंटर डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और असमानता को कम करना, ये तीनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल के रूप में भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में एल रूट सर्वर स्थापित किया गया है और ये टॉपिक लगभग 2-2.5 साल पुराना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धा विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। भारत में एक प्रतिस्पर्धा विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए परिवहन अवसंरचना आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है। तो हरित अवसंरचना की अवधारणा सतत शहरी विकास से संबंधित है और हरित अवसंरचना को जल शोधन, वायु गुणवत्ता सुधार और मनोरंजक अवसरों जैसी कई पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय है। तो भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास करना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक निर्माण। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र लोक निर्माण है, जिसके अंतर्गत रेलवे, जल परिवहन, सड़क इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर 8% थी और इसकी वास्तविक वृद्धि दर 7.6% थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। यहाँ पर नहीं था पूछ रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तेज, अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास था। इसके अंतर्गत 2015 तक शून्य राजकोषीय घाटा नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदु लक्ष्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर उपरोक्त घटनाओं का सही काल अनुक्रमिक क्रम करना है, मतलब के क्रोनोलॉजिकली सजाना है। पहला है बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर तेजी से औद्योगिकरण, ये दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। दूसरा है जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये लक्ष्य 9वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। तीसरा है लिंग असमानता में कमी के साथ तीव्र और समावेशी विकास, ये 11वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। और चौथा है विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थितियां बनाकर गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार करना, गरीबी हटाओ का लक्ष्य 5वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले दूसरा पंचवर्षीय योजना यानी कि 1, उसके बाद 5वां पंचवर्षीय योजना यानी कि 4, उसके बाद 9वां पंचवर्षीय योजना यानी कि 2 और उसके बाद 11वां पंचवर्षीय योजना यानी कि 3। 1, 4, 2, 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य हैं। पहला स्टेटमेंट है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कार्यक्रमों और पहलों की कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मंडल के साथ साझेदारी करना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नीति आयोग 1 जनवरी 2018 में स्थापित हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत है।
नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नेक्स्ट है, यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन था, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया। नेक्स्ट है, इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है, बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? तो बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 30% पूंजी की सब्सिडी दी जाएगी, 50 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 25% और 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए 25% और अधिकतम 25 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25%। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। अभिकथन है, बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है क्योंकि बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। तो ये दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं आर दोनों सत्य है और आर ए का सही कारण है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया। तो डीपी धर ने बिहार पंचवर्षीय योजना को तैयार और शुभारंभ किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, जमुई बिहार जाना जाता है अपनी, तो जमुई को सोना के भंडार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, भागलपुर शहर विशेष रूप से जाना जाता है, तो भागलपुर मुख्यतः तसर सिल्क और जर्दालू आम दोनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जर्दालू आम को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, तो ये सही है। नेक्स्ट है, यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर एक कदम दर्शाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं आर दोनों सत्य है और आर ए का सही विश्लेषण करता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है और इसके 3 विशेष विंग हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों सही है। भारत सरकार की नीतिगत थिंक टैंक नीति आयोग प्रभावी शासन के 7 स्तंभों पर आधारित है। जनहितैषी, सक्रियता, भागीदारी, सशक्तिकरण, समावेशन, समानता और पारदर्शिता, तथा ये अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान विंग, परामर्श विंग और टीम इंडिया विंग सहित विशेष विंग का भी उपयोग करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थीं, जिसमें अरुणा असफ अली नहीं थीं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी इत्यादि संविधान सभा की सदस्य थीं। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, जीवीके राव समिति, इसका गठन 1985 में हुआ था और इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं की अधिक स्वायत्तता और लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित किया था। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977-78 में हुआ था और इस समिति ने 2 स्तरीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है, थुंगन समिति, इसका गठन 1989 में हुआ था और इस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 371 सी। भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 सी के तहत करता है और इसे भारतीय संविधान में 1972 में जोड़ा गया था। 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 371 डी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 371 ए
नागालैंड के लिए और अनुच्छेद 371 बी असम के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। और इन सभी अनुच्छेदों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 21 में किया गया है। नेक्स्ट है, संसद की अनुमान समिति यानी कि एस्टीमेट कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। पहला कथन है, अनुमान समिति का गठन जॉन मथई समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। और इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एस्टीमेट कमेटी यानी कि प्राकलन समिति, इसका गठन सर्वप्रथम 1950 में किया गया था और इसमें 30 सदस्य होते हैं जिन्हें हर साल लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है जिसे भारत ने ही विकसित किया है और ये मंत्रियों का ध्यान सार्वजनिक महत्व के लिए तत्कालीन मामले की ओर आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लेखित नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव संसदीय नियमावली में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है यानी कि इफेक्टिव मेजॉरिटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है। तो भारतीय वरीयता क्रम में सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति आता है, उसके बाद तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर गवर्नर ऑफ स्टेट्स मतलब के राज्यों के राज्यपाल उनके अपने राज्य में, तो ये चौथे नंबर पर आते हैं। पांचवें नंबर पर फॉर्मर प्रेसिडेंट्स आते हैं और उसी के साथ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का भी पद आता है। और छठे नंबर पर लोकसभा स्पीकर के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद आता है वरीयता क्रम में छठे नंबर पर। तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में सबसे नीचे वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्रम आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था। तो भारत के उपराष्ट्रपति को 4 बार निर्विरोध चुना गया है। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 2 बार निर्विरोध उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 1979 में और शंकर दयाल शर्मा को 1987 में निर्विरोध उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान में न्यायालयों को कानून को अमान्य करने का अधिकार देने वाला कोई भी प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रावधान नहीं है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 39A, 43A और आर्टिकल 48A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके अलावा भारतीय संविधान में भाग 4A और आर्टिकल 51A को जोड़ा गया था। इसमें अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है। तो भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। दिए गए विकल्प में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 19 कनाडा के नागरिक को उपलब्ध नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CH भाभा। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय CH भाभा के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होम मिनिस्ट्री, सूचना और प्रसारण मिनिस्ट्री था। जॉन मथई के पास ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो संविधान के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी, और अन्य 6 सदस्य N. गोपालास्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, B.L. मित्र, D.P. खैतान और कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी थे, यानी के K.M. मुंशी थे। और इनमें से B.L. मित्र के स्थान पर N. माधवराव तथा D.P. खैतान के स्थान पर T.T. कृष्णामाचारी आए थे। उसमें V.T. कृष्णामाचारी नहीं थे। ये कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में T.T. कृष्णामाचारी थे, V.T. कृष्णामाचारी नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया है? तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अकाल आयोगों को काल अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। मैकडॉनेल आयोग का गठन 1899 से 1900 के मध्य हुआ था। स्ट्रेची आयोग का गठन 1880 में हुआ था। लायल आयोग का गठन 1896-97 में हुआ था, और कैंपबेल आयोग का गठन 1866-67 में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले कैंपबेल आयोग, उसके बाद दूसरे नंबर पर स्ट्रेची आयोग, तीसरे नंबर पर लायल आयोग और चौथे नंबर पर मैकडॉनेल आयोग। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया, और इन्होंने 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन, जो कि मद्रास में आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी, तथा ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, भागा जतिन, ये भागा नहीं होगा, ये बागा होगा। बागा जतिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष थे, तो ये गलत है। उन्होंने बंगाल में खिलाफत आंदोलन शुरू किया, ये भी गलत है। उन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है, वे जुबंतर क्रांतिकारी समूह के, तो ये जुबंतर नहीं होगा, युगांतर होगा। युगांतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कहाँ लागू किया गया था? तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके तहत जमींदारों को अपनी जमीन पर एक निश्चित कर देना पड़ता था, और इसके अंतर्गत राजस्व का बंटवारा 10/11 भाग कंपनी को दिया जाता था और 1/11 भाग जमींदार रखते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर या सैंधव नून के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? साल्ट पीटर यानी कि शोरा के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिहार था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह के नेता कुंवर सिंह थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में सैयद इमदाद अली के द्वारा मुजफ्फरपुर में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार में वैज्ञानिक ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देना था। और इस सोसाइटी ने अखबारुल अखयार नामक एक परीक्षक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया। तो बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में सैयद इमदाद अली के द्वारा मुजफ्फरपुर में की गई थी। नेक्स्ट है, स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था? तो स्पेनिश फ्लू 1918 में सबसे पहले बंबई में पहुंचा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है असली नाम और दूसरे तरफ है लोकप्रिय नाम। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम था। नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद का असली नाम था। गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का असली नाम था, तथा मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल ये भागिनी निवेदिता का असली नाम था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब किसने मार्ले मिंटो सुधारों पर तंज कसते हुए कहा, पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मिंटो था? तो ये स्टेटमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना को नहीं बल्कि मिंटो को माना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है 1882 की हंटर आयोग रिपोर्ट ने लड़कों की तुलना में लड़कियों के स्कूलों के लिए अधिक उदार अनुदान सहायता और लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और पुरस्कार की सिफारिश की, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, धोंधो केशव कर्वे यानी के डीके कर्वे उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। डीके कर्वे को महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए कई काम किए, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, मद्रास थियोसोफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने कहा, प्राचीन समय में हिंदू महिलाएं शिक्षित थीं और समाज में स्वतंत्र घूमती थीं, तो यह स्टेटमेंट सही है। और नेक्स्ट है, उत्तर भारत के आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 के द्वारा हुआ था और इसका अंत 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 से प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलनों में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन है, डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने या गोदाम स्थापित किए, तो ये कथन गलत है। भारत में डचों का आगमन 17वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि गजपति शासकों का अंत 16वीं शताब्दी में हो चुका था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया, तो ये स्टेटमेंट सही है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ये पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय था, जो कि 1509 में भारत आया था और इसने 1510 में बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, विजयनगरम साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास में विजयनगर साम्राज्य की प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई भूमि पर एक कारखाना स्थापित किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, असहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बंबई में एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबरी थे, जिन्होंने इसकी वकालत की थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। और इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली गर्मपंथी शाखा का समर्थन प्राप्त था, तो यह स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी तथा बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लैंसडॉन था। नेक्स्ट है, 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण सिंह। 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था? तो मुंगेर में किसान सभा का आयोजन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो बिहार यूथ लीग की स्थापना 1928 ईस्वी में मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बिहार यूथ लीग की स्थापना प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा की गई थी। प्रोफेसर ज्ञान साहा। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी ने जब 1202-3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया तो वहां के शासक राजा नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम था? तो जब बख्तियार खिलजी ने तिरहुत पर आक्रमण किया तो उस समय राजा नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? कृषक प्रजा पार्टी, अब्दुल हक, तो ये गलत है। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना
अब्दुल हक के द्वारा नहीं, फजलुल हक के द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी, ये सही है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना अल्लाह बख्श के द्वारा की गई थी और खाकसार पार्टी की स्थापना अल्लामा मशरिकी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरसी दत्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा और कृषकों के पक्ष में समर्थन दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन डी। नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा और कृषकों के पक्ष का समर्थन हिंदू पैट्रियट अखबार के द्वारा किया गया था और नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल के नादिया जिले में हुआ था, जिसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था और हिंदू पैट्रियट के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष थे और उस समय हिंदू पैट्रियट अखबार के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट है, बलबन से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजी का हस्तांतरण। बलबन का संबंध पूंजी के हस्तांतरण से नहीं है। पूंजी के हस्तांतरण को इंग्लिश में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, जिसका संबंध मोहम्मद बिन तुगलक से था। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर समा। मुगल काल में मीर समा शाही महल, हरम, रसोई, कारखानों आदि का प्रबंधक होता था। मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी था और वकील मुतलक मुगल काल में सम्राट के बाद प्रशासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था और इसे वकील भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल काल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मुगल काल में मनसबदारों को स्थानांतरित किया जाता था। उन्हें सशर्त या मशरूत मनसब दिया जा सकता था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। औरंगजेब के समय मशरूत या सशर्त मनसब का उल्लेख मिलता है, जो कि विशेष परिस्थितियों में दिया जाता था और इसमें सवार की संख्या जात की संख्या से अधिक हो सकती थी। उन्हें नगद के साथ साथ जागीरें भी दी जाती थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। और उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, शेर शाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, शेर शाह के साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित किया गया था। चीफ सिकदार, कानून और व्यवस्था और चीफ मुंसिफ, जज, प्रत्येक सरकार में प्रशासन के 2 प्रभारी अधिकारी थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, प्रत्येक सरकार को कई परगनों में विभाजित किया गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। शेर शाह के काल में सूबों को सरकार में और सरकार को परगना में बांटा गया था तथा शेर शाह सूरी के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाले एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके अलावा धौलावीरा से स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 9वें शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा की गई है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म संभव और स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है तथा 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड या फिर रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है और इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये भगवान शिव को समर्पित एक अखंड शिलाखंड मंदिर है, जो कि एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है? समुद्रगुप्त को परम भागवत इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है और मेहरौली अभिलेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है और एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा, तापी, सिंधु, पूर्णा, साबरमती इत्यादि है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। गंगा की सहायक नदी कोसी है, यमुना की सहायक नदी चंबल है, कृष्णा की सहायक नदी भीमा है और महानदी की सहायक नदी शिवनाथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट है, हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ? तो हिमालय के शिवालिक श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन सी भारत में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AF, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र, जिसके अंतर्गत पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से आते हैं और इसकी विशेषता उच्च वर्षा और तापमान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है? तो महान हिमालय के उत्तर में यानी कि ट्रांस हिमालय में, और ट्रांस हिमालय से सतलज नदी उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रमुख ट्रांस हिमालय नदियों में सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैलाडीला। बैलाडीला का संबंध लौह अयस्क से है, यानी कि आयरन ओर से है और ये छत्तीसगढ़ में है। जबकि कर्णपुरा, गिरिडीह और बोकारो का संबंध कोयला उत्पादन से है। नेक्स्ट है, विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महासागर। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र दिए गए विकल्प में महासागर होगा। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिप्रशांत पेटी, यानी कि जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में अंगूर की खेती यानी कि विटीकल्चर, बागबानी यानी कि हॉर्टिकल्चर और कोष कीट पालन या रेशम उत्पादन यानी कि सीरीकल्चर बहुत विकसित है। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में विकसित है। नेक्स्ट है, विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन यानी कि लीचिंग की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और अपक्षालन वो प्रक्रिया है जिसमें पानी मिट्टी के माध्यम से नीचे की ओर रिसता है और घुलनशील खनिजों और पोषक तत्वों को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर 2 सूचियों को सुमेलित करना है। एक तरफ है जलप्रपात और दूसरे तरफ उसकी अवस्थिति है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है, बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, खंडाधार जलप्रपात ये उड़ीसा में स्थित है और पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है? तो बिहार की मुख्य नदी प्रणाली गंगा नदी है और कोसी और गंडक गंगा की सहायक नदी है और दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। मतलब कि ये बंगाल में जाकर गंगा नदी में मिलती है और बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कैमूर अभयारण्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसमें पूर्णिया शामिल नहीं है। पूर्णिया पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है जो कि
कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है रांची का पठार उदाहरण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्थित पेनिप्लेन का। नेक्स्ट है बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, तो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु एंटीजन को स्रावित करता है। नेक्स्ट है इशिहारा टेस्ट संबंधित है, तो इशिहारा टेस्ट का संबंध रंग दृष्टिहीनता से है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से है। नेक्स्ट है मनुष्य में कलर ब्लाइंड एवं हीमोफीलिया बीमारी का कारण है। मनुष्य में कलर ब्लाइंड और हेमोफीलिया बीमारी का कारण एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्योंकि ये अप्रभावी जीन होता है, इसलिए पुरुषों में ये अधिक सामान्य है, क्योंकि उनके पास केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होने के कारण वे अक्सर वाहक होती हैं या लक्षण कम गंभीर होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू होता है, तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। नेक्स्ट है बीज अंकुरन के लिए आवश्यक नहीं है, तो बीज अंकुरन के लिए पानी, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान आवश्यक है। इसमें खनिज लवण का कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तना का रूपांतरण है, तो पत्ता गोभी पत्ते का रूपांतरण है, शलगम जड़ का रूपांतरण है, मैंग्रोव पौधे के न्यूमेटोफोर्स ये भी जड़ का रूपांतरण है। नेक्स्ट है नागफनी का फिलोक्लेड, ये तना का रूपांतरण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनाक्सी श्वसन नहीं कर सकती हैं, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन नहीं कर सकती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर कभी नहीं खाते, वे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़। चरने वाले जानवर जड़ को कभी नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस वे वायुमंडलीय गैस हैं जो ऊष्मा को रोकती हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs, मीथेन, जल वाष्प आदि शामिल है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों शामिल नहीं होता है। बाकी इसका सही आंसर BPSC के फाइनल आंसर की पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में एकत्रित हों, उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋणात्मक एवं धनात्मक प्रदूषण का। नेक्स्ट है भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए हैं, तो भारत में कुल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिसके अंतर्गत पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय और सुंडालैंड, जिसके अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। नेक्स्ट है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है, जिससे अध्ययन किया जाता है, तो इससे वन्य जीव एवं वातावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसे लिंडमैन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है DNA एवं RNA में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं मिलता है। DNA और RNA ये दोनों एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तत्व पाए जाते हैं। इसमें सल्फर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्टोन्स समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च स्तर पर भक्षी हैं। निम्न में से कौन नेक्टोन्स की श्रेणी में नहीं है, तो नेक्टोन्स ऐसे जानवर हैं जो कि सक्रिय रूप से तैरते रहते हैं और धाराओं के विपरीत चल सकते हैं, और इसके उदाहरण हैं मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस, शार्क, वेल तथा डॉल्फिन। इसमें जेलीफिश शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्टोन्स उथले और गहरे दोनों पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सबसे अधिक योगदान करता है, तो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड योगदान करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोयले की किस किस्म से पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीट। पीट कोयला निर्माण का पहला चरण है और ये आंशिक रूप से सड़ी हुई वनस्पति सामग्री के संचय से बनता है, और पीट की पहचान मूल वनस्पति सामग्री के पहचाने जाने योग्य अंशों से होती है, जिसमें पत्तियां, तने और
जड़ों के टुकड़े शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है शाही जल, जिसमें प्लैटिनम और सोने को गलाने की क्षमता होती है, बना होता है। यह एक मिश्रण से वो है। तो शाही जल यानी कि एक्वारजिया, और ये सांद्र HNO3 और HCl का 1:3 का मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1:3 सांद्र नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है माचिस की तीली की टिप पर क्या लगा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल फास्फोरस। माचिस की तीली के टिप पर लाल फास्फोरस लगा होता है। नेक्स्ट है किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंक। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती हैं? सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और इसमें पाराश्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है। और सोनार का उपयोग पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने और स्थान निर्धारण, मापन इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बल मट्ठे में से क्रीम को अलग करने में काम आता है? तो मट्ठे में से क्रीम को अलग करने में अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोफोन का क्या कार्य है? यह बदल देता है। तो माइक्रोफोन ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है, और विद्युत संकेतों को ध्वनि संकेतों में स्पीकर के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट है बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणें काम में ली जाती हैं? तो बहुत पुरानी दस्तावेजों के लिखावट को पढ़ने के लिए इंफ्रारेड किरणें और अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्दियों में एक कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों? तो जब 2 कंबल का उपयोग किया जाता है तो उनके बीच हवा की एक परत फंस जाती है, और वायु ऊष्मा का कुचालक होता है, जिसका अर्थ है कि गर्मी को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देना। इस कारण कंबलों के बीच फंसी हुई हवा की परत एक अवरोधक के रूप में कार्य करती है, जो शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है और ठंडी हवा को अंदर आने से रोकती है, जिससे शरीर गर्म रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 कंबल वायु का आवरण पैदा करता है, जो कि ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकता है। नेक्स्ट है यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्न में से कौन नहीं होगा? तो दिए गए विकल्पों में उत्प्लावन बल का संबंध भार के साथ है, और उत्प्लावन बल वो है जो किसी तरल पदार्थ द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया जाता है, जब वह वस्तु उस तरल पदार्थ में आंशिक रूप से या पूरी तरह से डूबी हुई हो। और आर्किमिडीज के सिद्धांत के तहत उत्प्लावन बल उस वस्तु के भार के द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। तो यहाँ पर भार का संबंध सिर्फ और सिर्फ उत्प्लावन बल से है, और अगर गुरुत्वाकर्षण बल को शून्य कर दिया जाएगा तो उस वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा, तो उस पर उत्प्लावन बल काम नहीं करेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो उस कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगर किसी कमरे में चालू फ्रिज के दरवाजे को खुला छोड़ दिया जाए तो उस कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम ली जाती है? तो इसमें रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग होता है, और रेडियो कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का उपयोग होता है। नेक्स्ट है लंबवत तरंगे किससे नहीं गुजर सकती हैं? लंबवत तरंगे जैसे कि ध्वनि तरंगे, इनके प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्वात। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।